अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप 1 क्या है जो आपने लेना है अगर आप ओरिजिनल काम करना चाहते हैं और बहुत हाई सेल रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको अपनी बैकग्राउंड स्टोरी भी बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने वो स्टेप डिस्कवर किया और क्यों मैं इतनी श्योर हूँ कि वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टास्क 1 जो आपने काम करना है, और उस टास्क 1 के बताने से पहले भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे वो डिस्कवर किया और मैं इतनी श्योर क्यों हूँ कि वो बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टेप 1 से पहले जो स्टोरी मैंने आपको बतानी है वो एक्चुअली 2 इवेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा था कि हम लोग एक बिल्डिंग में रहते थे। मेरा भाई जो है वो अपने पेट्स को सैर करवाने के लिए रोज लेके जाता था और वो मुझे कहता था कि तुम साइकिल चलानी सीखो, और मुझे कोई शौक नहीं था खास सीखने का। इनफैक्ट मुझे काफी खौफ आता था देख के कि मैं कैसे चलाऊंगी। हमारी कम्युनिटी ऐसी थी कि ज्यादा कार्स वगैरह वहाँ पे नहीं उस एरिया में थी। मैं सोच रही थी कि चलो मेरी काफी सारी कजन्स को भी नहीं आती चलानी तो थोड़ी शोर बन जाएगी। मैं कोशिश करती रही चलाने की, लेकिन मुझे नहीं आई। काफी अरसा वो सिखाने की कोशिश करता रहा लेकिन मुझे नहीं आई। इतने में ये हुआ कि हमारे नेबर्स में कुछ लड़कियां रहती थी और वो आई हमारे घर। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि अपनी बहन को भेज दें कि हमने रेस लगानी है साइकिल की, लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी तो हम रेस लगा लेंगे। मेरे भाई ने कहा कि लेकिन उसको तो चलानी नहीं आती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत अरसे से सीख रही है, उसको आ गई होगी, तो आप उसे भेजें, हम जा रहे हैं नीचे। तो वो लड़कियां चली गई और मैं भी अपनी साइकिल लेके चली गई। और मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम्हें आती तो है नहीं, तुम क्या करोगी। तो रेस शुरू होने से पहले मैंने उन लड़कियों से कहा कि मुझे वैसे चलानी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि जैसी भी आती है चला लो, और रेस तो अब हमने करनी है। ये हुआ कि एक लड़की थी, उसके पास साइकिल नहीं थी और वो उसको मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरी साइकिल पीछे से पकड़ना, मैं थोड़ी बहुत आगे तक ले जाऊंगी जितना मैं ले सकती हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने अपनी बहनों को भी सिखाई है तो मैं आपकी पकड़ लूंगी साइकिल अच्छी तरह से, आप बेफिक्र होकर चलाना। तो उस वक्त मेरे जहन में एक डिजायर आई कि और एक मैंने विश मतलब अपनी बना ली और मैंने अपने दिमाग की ट्यूनिंग कर ली ऐसी कि मुझे ये रेस जीतनी है। हालांकि मुझे आती भी नहीं थी साइकिल चलानी, लेकिन मैंने सोचा मैं पाँव मारूंगी, जैसे जैसे मतलब जमीन पे पाँव मार के चला लूंगी, लेकिन किसी तरीके से मैंने ये रेस जीतनी है। और मैं कोशिश करूंगी कि ये बच्ची जब तक पकड़ती है तब तक मैं थोड़ी सी चला लूं और उसके बाद मैं अपने पाँव मार मार के चला लूंगी जमीन पे, और मुझे किसी तरह से आगे निकलना है बहुत। जब उस बच्ची ने साइकिल पकड़ी, रेस शुरू हो गई। उसके बाद ये हुआ कि मैंने जो है ना वो थोड़ी सी डरते डरते चलाई और मैंने मुड़ के जरा सा देखा तो वो पीछे उसने पकड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा जबरदस्त तरीके से पैडल मारो, जोर जोर से, और बहुत तेज साइकिल चलाओ और रेस जीत जाओ बस। तो मैंने बहुत जोर जोर से पैडल मारना शुरू कर दिए, तेज चला, इतनी तेज साइकिल चलाई मैंने कि काफी आगे मैं काफी सारी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट लड़कियां कितनी थी, हम लोग टोटल 3 लड़कियां थी, तो एक को पीछे छोड़ दिया मैंने। और उसके बाद जो अगली लड़की थी उसके बिल्कुल मैं करीब पहुंच गई और मैं बहुत तेज चला रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो लड़की जिसने साइकिल पकड़ी हुई थी वो इतनी तेज भाग नहीं सकती। जैसे मुझे रियलाइज हुआ वैसे मुझे आइडिया हुआ कि उसके तो पाँवों की आवाज भी नहीं आ रही है। तो उसी वक्त ही मुझे आइडिया हुआ कि मैं तो खुद साइकिल चला रही हूँ, और मैंने फौरन अपने पाँव जमीन पे लगाना शुरू किया और मैंने किसी तरीके से रोका साइकिल को। मुझे इसी बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे आ गई है साइकिल चलानी, और मैंने अपने आप को रोका इसलिए कि मैं अब रियलाइज हो गया कि किसी ने पकड़ा ही नहीं हुआ साइकिल को तो मैं बहुत बुरी तरह से गिर ना जाऊं रोड पे। तो मैंने अपने आप को रोका। तो उन दोनों लड़कियों ने जब वो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंची तो उन्होंने वापस आके कहा कि तुमने क्यों साइकिल रोक दी, तुम तो जीत रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये फर्स्ट टाइम साइकिल चलाई है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतनी तेज चला रही हूँ, मुझसे फिर रहा नहीं क्या, मुझे रोकनी पड़ी। मैं बहुत एक्साइटेड हुई सीखने के बाद। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से जो ब्रेन की ट्यूनिंग और जो डिजायर है ना वो इफेक्ट करती है आपकी एफर्ट पे। जब तक मैं ये सोच रही थी कि 4 लोगों में वाह वाह हो जाएगी, तब तक मुझे वो आ ही नहीं रहा था काम करना। और जो ही मैंने उस अपनी जो डिजायर है उसको बहुत मैंने हाई कर लिया, और उसके बाद जब मैंने वो काम के लिए एफर्ट की तो उसमें मुझे काफी हद तक सक्सेस मिल गया ना उसमें। रेस तो मैं शायद जीत जाती, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, साइकिल को बहुत मुश्किल से रोका मैंने और मुझे चलानी आ गई। तो उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो रेस जीतने से भी बहुत ज्यादा थी, और मुझे आज भी काफी एक्साइटमेंट होती है उस इंसिडेंट को याद करके। दूसरा इंसिडेंट भी ट्यूनिंग से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एफर्ट जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। एफर्ट के बगैर आपको अगर कुछ अचीव हो जाए तो वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं देता इंसान को। तो दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताने लगी वो ये है कि जब स्पोर्ट्स डे आया तो
मैं पार्टिसिपेट करना चाहती थी स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी रेस में हिस्सा लेना चाहती थी। तो लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स बनी उन्होंने कहा कि नहीं, हम रेस में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने युवा के रेस में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जिस जिस दिन स्पोर्ट्स डे आया उस दिन जो है वो टीचर्स ने कहा कि जो सैक रेस है उसके लिए लड़कियां कम हैं, तो कोई आ सकती है तो आ जाए। तो मैं पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ही विलिंग थी। तो मुझे लगा सैक रेस तो बहुत ही आसान है, इसको तो मैं आराम से जीत सकती हूँ, और मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। अब मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, बाकी लड़कियों ने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी। तो मुझे आइडिया था कि मैं फर्स्ट तो नहीं आ सकती, लेकिन मैंने सोचा चलो थर्ड ही आ जाऊँ। वहाँ एक ही जब रेस स्टार्ट हुई तो लड़कियां बहुत तेज़ भाग रही थी। मैंने भी कोशिश की मैं तेज़ ही जंप्स करूं। इतने में ये हुआ कि पहले एक लड़की गिरी, मुंह के बल लोग गिरना शुरू हो गए, फिर दूसरी लड़की गिरी, तीसरी लड़की गिरी। बहुत जोर जोर से लड़कियां सब गिर रही थी रोड पे। मैं फिर और केयरफुल हो गई, मैं स्लो हो गई, और इतने में ये हुआ कि सब लड़कियां गिर गई और एक लड़की फर्स्ट आ गई और एक सेकंड आ गई और पीछे रह गई मैं। तो मैंने सोचा मैं थर्ड आ ही रही हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा एफर्ट करने की, और मैं आराम आराम से जो है वो जंप करती रही और सब लोग वेट करते रहे। और आखिरकार मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंची, लोगों ने क्लैपिंग की। मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो इतनी मतलब निकम्मों की तरह मैं आराम आराम से जा रही थी, तो उसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं थी। बहरहाल जब प्राइजेस मिलना शुरू हुए तो मुझे जो ट्रॉफ़ी मिलनी थी थर्ड वालों को, वो बहुत ही छोटी सी थी, और मुझे लगा कि नहीं, फर्स्ट वालों की ट्रॉफ़ी अच्छी है, बाकी ना सेकंड वालों की अच्छी है ना थर्ड वालों को अच्छी ट्रॉफ़ी मिल रही है। तो जब मेरी बारी आई तो फर्स्ट वालों की ट्रॉफ़ी सिर्फ रह गई थी और सेकंड और थर्ड दोनों ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे फिर फर्स्ट वाली दे दी। लेकिन जब मैं घर गई तो मेरी अम्मी कहने लगी कि उनको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी देख के कि ये फर्स्ट वाली ट्रॉफ़ी लेके आई है, और मेरे भाई को थर्ड वाली मिली थी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो फर्स्ट आई हो। मैंने कहा नहीं, मैं फर्स्ट नहीं आई हूँ, मैं थर्ड आई हूँ। उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफ़ी तो फर्स्ट वाली है। तो मैंने कहा कि लेकिन ये ट्रॉफ़ी जो थर्ड में आई हूँ वो भी मैं थर्ड नहीं आई हूँ, मैं रेस हार गई हूँ। तो वो सब लोग गिर गए थे, बस मैं ना गिरने के जो है ना उसके मुझे वो ट्रॉफ़ी मिली है एक तरह से। तो उसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, उल्टा शर्मिंदगी सी थी। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो हमारे मुल्क में क्या बाकी सारे मुल्क में भी शायद ऐसा होता हो। बहरहाल जो इतना ज़्यादा सिफारिश के लिए लोग दुनिया में पागल हो रहे होते हैं कि सिफारिश से कुछ अचीव कर लें, कुछ जॉब मिल जाए और पता नहीं 4 पैसे कमा लें। किसी चीज़ को जब तक आप अर्न नहीं करते ना, आप एफर्ट करके हासिल नहीं करते, उसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ना आपके चेहरे पे उसकी वो खुशी आती है, ना आपकी ज़िंदगी में उसकी वो खुशी आती है। तो ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी है अपने माइंड की, और अपना जो अचीव करने का जो गोल्स हैं उसको भी हाई रखना बहुत ज़रूरी है। मगर जो राइट ट्यूनिंग है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको एटसी के बारे में बता देती हूँ। तो बचपन के इवेंट्स मैंने आपको 2 बताए हैं जो जिनसे थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है मुझे कि वाक़ई बहुत ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में सोचें और उसके बाद आप काम के लिए एफ़र्ट करें, तो तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एटसी के हवाले से भी बता देती हूँ, क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं होते हैं अक्सर ही, तो मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो एटसी पे भी ये हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ज़हन में यही था कि मैं बिल दे लूँ, मैं रेंट दे दिया करूँ, तो वो काफ़ी होगा, इतने पैसे बस कमा लूँ। तो फिर जब आप इतना सोचते हैं ना तो फिर आप उतनी ही एफ़र्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते, और वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। जो आप सोचते हैं, जितना टारगेट रखते हैं, वैसा आप अचीव करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को ऐसी पावर दी है, ट्यूनिंग आप उसकी ऐसी करते हैं ना तो वो आप उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं, आपको खुद भी पता नहीं लगता कि आप वही काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए राइट ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक डिसीजन लेना ज़रूरी है कि हमने सही रास्ते पे चलना है या गलत रास्ते पे चलना है। तो जब आप सही रास्ते को डिसाइड करते हैं ना तो फिर आपकी ट्यूनिंग हो जाती है वैसी, और आपको वही सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उस डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जो सक्सेस है उसके लिए भी राइट ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों वो सक्सेस हासिल करना चाह रहे हैं। अगर तो आपका बस एम इतना ही है कि 3-4 लोगों को पता चले और आपके थोड़ी बहुत शो बन जाए या 4 पैसे आप कमा लें, तो फिर उतना ही सिर्फ होगा ना, फिर उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अपना एम बहुत हाई रखें, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। मैं अपनी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। मेरी बिगिनिंग में टारगेट मार्केट क्या होती थी कि जो लोग बिल्कुल जिनको आर्ट का नहीं पता ना, वो मेरी टारगेट मार्केट हुआ करती थी, कि जो अपने घर में थोड़ी बहुत जो है ना वो एक वॉल खाली है और उनको उस पर कुछ लगाना है, तो वो मेरे से पेंटिंग ले लें तो बड़ी बात होगी मेरे लिए। ये मेरी टारगेट मार्केट थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इम्प्रूव हुई और मुझे ये हुआ कि जो लोग नया ऑफिस बनाते हैं और काफ़ी सारे कमरे हों उनके ऑफिस के, जो उन्होंने हर एक कमरे में एक एक पेंटिंग लगानी हो तो वो मुझसे ले लें सारी पेंटिंग्स, तो वो भी अचीव होना शुरू हो गया। अपेरेंटली 1 सेल अपीयर होती थी शॉप पे, मगर उन्होंने
ज़्यादा पेंटिंग्स ली होती थी। टारगेट मार्केट को हाई रखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे अब मैंने रखा है, अब मैंने ये सेट किया है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं या जो शो हाउसेस बनते हैं उनके अंदर वो लगे मेरी पेंटिंग्स, या म्यूजियम्स के अंदर जाएं, या अमेरिका में एक म्यूजियम है मोमा, उसके अंदर मेरा आर्ट लगे। जो मैंने तो अब ऐसी रखी है, मतलब मैं पहले अपनी पेंटिंग डायरेक्टली बनाती थी और मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करना पसंद नहीं था कि छोटे पेजेस पे स्केचेस पे मैं दिन रात प्रैक्टिस करूं। लोग स्केच बुक्स लेके उसको पूरा पूरा फिल करते हैं, मैं नहीं करती थी, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चल पड़ी हूँ। तो होता है कि ये जो आपकी ट्यूनिंग होती है ना माइंड की, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप क्या अचीव करेंगे। तो ये बहुत अंडररेटेड जो है वो स्टेप है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बगैर आप अगले जितने भी मैं स्टेप्स बताऊंगी ना वो आप नहीं ले सकते जब तक कि आप ये फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें और अपनी टारगेट मार्केट बहुत हाई रखें। तो अपने गोल्स को हाई रखना है आपने। तो ये था स्टेप 1। अब चलते हैं टास्क 1 की तरफ, जो काम आपने करना है उसके बारे में बताती हूँ। टास्क 1 बताने से पहले मैं आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं कि मैंने उसको ढूंढा कैसे या मुझे मिला कैसे। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला, वरना मुझे कहीं किसी वीडियो से या किसी और चीज़ से नहीं ये टास्क मिला था, और इसीलिए मुझे ये शेयर करने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, ताकि मैं इसको पास ऑन कर दूं और बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हुआ ये था कि जब मैंने एटसी पे चढ़ाना शुरू किया था अपने काम को, तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाती हूँ। मैंने सीखी रियलिस्टिक बनानी थी अपने मास्टर्स में, लेकिन मैं बनाती एब्स्ट्रैक्ट हूँ। और मेरे जो मेन सब्जेक्ट है वो कलर्स है, मुझे कलर्स ही फैसिनेट करते हैं, और मुझे शेप्स वगैरह कोई ख़ास ऐसी फैसिनेट नहीं करती, और कलर्स का मुझे ज़्यादा शौक है। तो वही मेरा मेन सब्जेक्ट था और वही लोगों को भी अपील कर रहा था। तो हुआ ये कि जब मैं डेली बेसिस पे पेंट करना शुरू हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ और उसको अपलोड करती हूँ वो उतनी स्ट्राइकिंग नहीं होती, उतनी अच्छी कलर स्कीम नहीं होती जैसे बाकी लोगों की होती है, या मोस्टली बाकी आर्टिस्ट की जैसी कलर स्कीम है, मेरी वैसी नहीं है। मतलब आपने जब कोई चीज़ बेचने के लिए बनानी होती है ना, तो वो आपको खुद भी अपील करेगी तो उसके बाद ही किसी और को करेगी। तो मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा था अपना काम, तो किसी और को मैंने सोचा कि क्या अच्छा लगेगा। थोड़ी बहुत शॉप चल गई थी, लेकिन अभी मेरा जो कलर स्कीम थी वो मुझे बहुत ही हिडियस सी लग रही थी। जो मैं चॉइसेस खुद कर रही थी, मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से बात बन नहीं रही थी। तो मैं बाकी आर्टिस्ट का काम देखती थी तो मुझे लगता था कि कोई बात है, कुछ मिसिंग है मेरे काम में, कुछ है जो इनको आइडिया है उस चीज़ का, मुझे नहीं है, और वो क्या मिसिंग है मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो बहरहाल एक एटसी पे मुझे एक आर्टिस्ट का काम बहुत पसंद था, तो मैं उसकी शॉप पे अक्सर देखती थी कि क्या नया काम किया हुआ है। तो एक नई पेंटिंग उसने चढ़ाई और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उसकी कलर स्कीम इतनी स्ट्राइकिंग थी कि मैं उसको देखती जा रही थी, और मेरे देखते ही देखते वो बिक गई। और मैंने सोचा कि नो वंडर कि ये बिक गई है, बिकॉज इतनी तो अच्छी पेंटिंग थी ये। तो बहरहाल मैं अपने काम से काफ़ी डिसअपॉइंटेड सी थी। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई तो कर ली है, आर्ट भी सीख लिया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, किधर से सीखूं, मैं क्या कलर्स का कैसे सेंस मुझे आएगा। तो मैंने सोचा कि जो सबसे बड़ा मुसव्विर है उसी से ही सीख लेते हैं, और देखते हैं कि अल्लाह ताला के जो काम है और जैसे कलर्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं उससे मुझे कोई इंस्पायरेशन मिलती है या नहीं, या उससे मैं कुछ सीख पाती हूँ या नहीं। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने ये डिसाइड किया तो पहला दिन ही था, मैं खाना खा रही थी और साथ साथ मोबाइल पे मैंने बर्ड्स की तस्वीरें जब खोली, मुख्तलिफ पेजेस खोले हुए थे, तो मैं देख रही थी मुख्तलिफ तस्वीरें। तो एक बर्ड के ऊपर जो कलर स्कीम थी ना वो मुझे थोड़ी जानी पहचानी लगी। एकदम से मुझे याद आया कि ये तो एग्जैक्टली वही पेंटिंग है जो मैंने देखी थी एक आर्टिस्ट की, जो मेरे देखते देखते बिक गई थी और मुझे बहुत स्ट्राइकिंग कलर स्कीम लग रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो एग्जैक्टली छापा मारा हुआ था इसी चिड़िया के रंगों का। तो वो बहुत अच्छा ग्रीन और बेज सा और ऑफ वाइट कलर स्कीम थी, और वो बहुत कामिंग थी वो कलर स्कीम। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि नेचर से इतना इंस्पायर होकर लोग बना रहे होते हैं और डायरेक्टली देख के भी बना रहे होते हैं। तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये तो यहाँ पे रास्ता है और यहाँ से मुझे मिलेगा रास्ता, तो मुझे आइडियाज़ मिलेंगे यहाँ से। मुझे ज़रा ज़्यादा रंग लगाने का शौक था, तो मुझे बर्ड्स की तस्वीरों से इतनी कोई आइडियाज़ आ नहीं रहे थे। तो मैंने फिर यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब किया जो सी डाइवर्स हैं, और जो बड़ी रॉ सी वीडियोस होती थी उनकी, जो समंदर के अंदर जाके और गहराई में दिखाते थे कि क्या क्या चीज़ें हैं नीचे। समंदर के अंदर की दुनिया बहुत कलरफुल होती है, तो मुझे ज़्यादा रंग इस्तेमाल करने का शौक था, इसलिए वो मुझे ज़्यादा अपील किया। उस वक्त बर्ड्स अपील नहीं की इतनी, तो वो मैं वीडियोस देखती थी, कंप्यूटर के मॉनिटर पे ज़्यादातर देखती थी, खाते पीते हुए, बातें करते हुए, अपने फ्री टाइम में मैं वही वीडियोस देख रही होती थी मोस्टली।
और भी वीडियोस देखती थी, मगर वो मैं अक्सर ही लगा के दिन में एक दफ़ा तो ज़रूर ही जो भी वो लोग नई अपलोड करते थे वो मैंने ज़रूर देखनी होती थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी उन कलर स्कीम से, जो मछलियों के ऊपर पैटर्न्स होते हैं। तो मैं वो देखते-देखते फिर बंद करके फिर मैं आके पेंटिंग करती थी, और मैं जो-जो बनाती जा रही थी ना वो मुझे उस वक़्त रियलाइज़ नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं पीछे याद करती हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि वो कितनी जल्दी सेल होता था, जो-जो मैं नेचर से इंस्पायर होके बना रही थी। हालाँकि मैं कॉपी नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जो भी देखती थी उसके बाद आके बनाती थी, तो बहुत से कलर्स इस तरह के आते थे जो मैंने देखे होते थे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज़ रह जाती है और फिर आप उसी तरह ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपीलिंग लगना शुरू हो गया लोगों को, और मुझे खुद भी अच्छा लग रही थी वो कलर्स और वो सब कुछ, मुझे खुद भी स्ट्राइकिंग लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अब लोगों को पसंद आ जाएगा शायद, और वो वाकई जो-जो आपको खुद अच्छा लगता है ना, वो जब आप अपलोड करते हैं तो बहुत से लोगों को भी अच्छा लगने लग जाता है। सबको तो नहीं अच्छा लग सकता, लेकिन काफ़ी लोगों को अच्छा लग जाता है, इतना अच्छा लग जाता है कि वो खरीदना चाह रहे होते हैं। तो वो देखते-देखते मैंने रियलाइज़ किया कि इस तरह से नहीं, इसमें बहुत डेप्थ है, तो मुझे क्लोज़अप्स करके, स्टिल करके मछलियों की तस्वीरें वो देख रही होती थी, प्लांट्स देखती थी। तो मुझे वहाँ से पता चला कि बहुत से बड़े-बड़े नाम, बहुत बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स पूरी उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले पेंटिंग का बताया ना, इसी तरीके से बहुत से डिज़ाइनर्स पूरी नकलें मारे होते थे। जैसे कि मैंने एक फ़ानूस देखा था, मुझे बड़ा वो उसका नया स्टाइल आया था उस वक़्त, और मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट किया इस हवाले से कि कैसे लोगों के ज़हन में इतने अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं। तो वो भी मैंने एग्ज़ैक्टली शेप समंदर के वो जो अंडर वाटर वर्ल्ड था उसके अंदर देखी। तो मुझे उससे पता चला कि बहुत जो लोग हैं वो यहाँ से देख रहे हैं और इधर से ही जो है वो इंस्पायरेशन ले रहे हैं। तो जितने बड़े-बड़े नाम हैं ना वो सारे वहीं से इंस्पायरेशन लेते हैं, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ वो देख के। तो फिर मैंने क्लोज़अप्स करके देखे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह ताला ने बहुत मतलब बीच में ट्रांज़िशनल कलर्स बहुत ज़्यादा डाले होते हैं, जब एक रंग से दूसरे रंग में चेंज होता है। तो आपको एकदम से नज़र नहीं आता, फिर वो क्लोज़अप करके नज़र आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक मछली का पैटर्न जो है वो एज़ इट इज़ कॉपी किया जाए। तो वो मैंने कॉपी किया, वो मुझे आज भी अपनी कॉम्पोज़िशन सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि वो मेरी कॉम्पोज़िशन है ही नहीं। वो तो मैंने एग्ज़ैक्टली कॉपी किया था एक मछली को, और वो मेरी पेंटिंग बिकी भी काफ़ी जल्दी थी, और वो सिडनी से किसी ने ली थी, और जिन्होंने ली थी उनको बहुत अच्छी लगी थी और मुझे खुद भी बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट मुझे वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पोज़िशन लग रही थी कि मेरी जो बाकी पेंटिंग्स जो मैं खुद कंपोज़ करती हूँ वो मुझे बहुत वीक लग रही थी उसके सामने। तो नेचर से इस तरह से सारे लोग इंस्पायरेशन लेते हैं। आप लोग भी लें नेचर से इंस्पायरेशन। ये एक ऐसा सोर्स है कि जिसमें से आप जितना मर्ज़ी कॉपी करें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये कॉपीराइट्स हैं हमारे और आप यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते। तो आप एग्ज़ैक्टली कॉपी करें, जितनी नकल दिल करता है मारें। आपको कोई बर्तन बनाना है तो आप किसी स्टोन की शेप से इंस्पायरेशन ले लें। आप किसी आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी ना, आपने उससे इंस्पायरेशन लेनी है। जैसे मुझे अंडर वाटर वर्ल्ड अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे वो नहीं अच्छा लगता। मैंने काफ़ी अर्सा देखती रही थी उन वीडियोज़ को, तो मैं बोर हो गई थी, और जब आप बोर हो जाए ना तो फिर आप सीखते नहीं हैं उससे। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, कहीं से भी इंस्पायरेशन लेनी छोड़ दी। लेकिन अब जब मुझे ये चीज़ याद आई है और मुझे आइडिया हुआ है कि उसका कितना फ़ायदा हो रहा था मुझे, और मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैंने दोबारा से इंस्पायरेशन लेनी शुरू कर दी, और इस दफ़ा मुझे बर्ड्स से ज़्यादा इंस्पायरेशन मिल रही है। फॉर सम रीज़न मुझे वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो जो आपको अट्रैक्ट करती है ना चीज़, उससे इंस्पायरेशन लें। अगर आपको दरख्त अच्छे लगते हैं, सहरा अच्छा लगता है, उसकी तस्वीरें देखें, लेकिन कोशिश करें वीडियोस देखें। जो फोटोग्राफ्स है ना वो बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाली ना देखें, क्योंकि आपने किसी इंसान के काम से नहीं इंस्पायर होना। जो बहुत एडिटिंग होती है ना उसमें फिर इंसान का काम आ जाता है। तो आपने जो रॉ है ना, जितनी रॉ वीडियोस होंगी या फोटोग्राफ्स होंगी वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो वो देख के ये होगा कि आपका काम लोगों को अपील बहुत ज़्यादा करेगा, और वो ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी अल्लाह ताला से बेहतर किसको पता होगी, और अल्लाह ताला से बेहतर कौन मुसव्विर है, कौन डिज़ाइनर है, और कोई भी नहीं है। आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली इंस्पायरेशन लें, अल्लाह ताला के काम से इंस्पायरेशन लें। तो उससे ये होगा कि आपका जो काम है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। और ये टिप मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं से नहीं सुनी, हो सकता है किसी ने बताई हो वीडियोज़ वगैरह में, मैं ये दावा नहीं कर सकती कि कोई भी नहीं बता रहा, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुनी, और मैंने इस तरह से ये डिस्कवर की थी जो मैंने आपको स्टोरी बता दी है। और मैं खुद तो इससे फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ दोबारा से, और इनफैक्ट मैंने शुरू कर दिया। मैंने बर्ड्स को ऑलरेडी देख के इस दफ़ा मैं क्योंकि मेरे गोल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो मैं ये नहीं करी कि डायरेक्टली पेंटिंग्स बनाऊँ। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ बनाई हैं, तो अब मैं डायरेक्टली पेंटिंग के ऊपर भी काम करूँगी, तो फिर मुझे
मुझे एकदम से पता चल गया दोबारा से कि वाकई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो अल्लाह ताला ने कलर स्कीम्स बनाई हुई हैं, एक बर्ड है उसकी जो कलर स्कीम है वो मैं अक्सर ही आप लोग फैशन शो देखेंगे तो उसके अंदर वो उस कलर स्कीम के का कोई ना कोई ड्रेस ज़रूर बना होगा। बहुत नकल करते हैं, मतलब इसको आप नकल नहीं कह सकते। ये तो नेचर से ही तो इंस्पायरेशन लेनी है, और कहाँ से इंस्पायरेशन लें? जो जो हमने दुनिया में देखा है वहीं से इंस्पायरेशन ले सकते हैं ना। तो वहाँ से आप भी इंस्पायरेशन लें। तो आपको किसी और इंसान के काम की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी इंस्पायरेशन जहाँ से ली है मैंने आपको उसका रास्ता तो बता दिया है। तो आप क्यों नहीं डायरेक्टली वहीं से इंस्पायरेशन लेते जहाँ से बाकी लोग ले रहे हैं, और वो इतना इतना चार्ज कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो आप भी चार्ज कर सकते हैं अगर आप नेचर से इंस्पायरेशन लेते हैं। तो आपने शेप्स की इंस्पायरेशन लेनी है, टेक्सचर की लेनी है, जो आपको अच्छा लगता है उसकी आप इंस्पायरेशन लें। मैं ऐसे नहीं गाइड करना चाहती कि बिल्कुल मैं एक लकीर का फ़कीर आपको बना दूँ, लेकिन मैंने एक रास्ता आपको दिखाया, अब आप उसमें आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में, आपने वहाँ से इंस्पायरेशन लेनी है। खुद एन्जॉय करते हुए वो वीडियोज़ आप देखें, ऐसा ना हो कि आप वो पिक्चर्स और वो वीडियोज़ जो हैं वो बोर होते हुए देख रहे हो। जब आप बोर होंगे ना तो इसका मतलब है कि वो फ़ील्ड आपकी नहीं है, आप उसको चेंज कर लें। आप कोई और वीडियोज़ देखें, वो जो आपको नेचर के जो वो वाला पार्ट है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो फिर आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी को सहरा अच्छा लगता है, किसी को बर्फ़ अच्छी लगती है, किसी को बादलों से इंस्पायरेशन मिलती है। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं वो सारे इन्हीं चीज़ों से इंस्पायरेशन ले रहे हैं अपनी अपनी चॉइस की फील्ड से। तो आपको जब मज़ा आएगा देखने का वीडियो, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी फील्ड है, और उससे आपको आगे भी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपने बनाना क्या है और कैसे कलर स्कीम रखनी है। जैसे मुझे आइडिया हो गया था उस वक़्त कि मुझे मछलियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने थे। अब थोड़ा मैं मिनिमलिज़्म की तरफ आ गई हूँ, तो मुझे बर्ड्स अच्छे लग रहे हैं। और या मुझे जो अगर अंडर वाटर का भी मैं देखूंगी तो मुझे शायद समंदर और उसके जो रेत है वो सब कुछ शायद ज़्यादा अच्छा लगे। वेल आई वॉच दैट अगेन एज वेल, लेकिन मैं उस वक्त, मुझे याद है, बहुत बोर हो गई थी देख देख के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखने लगी थी ये वीडियोस। यही है इंस्पायरेशन, जो स्टेप वन है वो यही है आपने जो लेना है, टास्क वन। इनफैक्ट स्टेप वन तो वो है जो आपने ट्यूनिंग करनी है। एक आर्टिस्ट है, हेदर डे उसका नाम है। अब वो बिल्कुल ही 2-3 रंग उसने लगाए होते हैं और 1-2 लाइंस उसके ऊपर लगाई होती हैं, और लोग उसका काम बहुत चलता है, तो लोग कई जेलस भी होते हैं ऑब्वियसली। तो वो कमेंट्स में अक्सर उन्होंने लिखा होता है कि कोई डेप्थ नहीं है इसके काम में, और ऐसे ही ये लोग ले लेते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका काम देखें तो वो इतना स्ट्राइकिंग है। कुछ उसके काम में मुझे आइडिया नहीं था कि वो नेचर से इंस्पायरेशन लेती है, क्या करती है, लेकिन मुझे उसके काम में बहुत कुछ स्ट्राइकिंग लगता था, और मैं, मतलब, आप रुक के देखते रहते हैं उसके काम को। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मुझे पता चला कि वो डेली, उसने बताया कि वो क्या करती है कि उसके घर के पास कुछ घंटा 1.5 घंटे की ड्राइव पे पहाड़ है बहुत अच्छे, वो वहाँ चली जाती है डेली। अपना दिन वो वहाँ से स्टार्ट करती है, और वहाँ जाके वहीं पर ही अपना नाश्ता वगैरह भी कर लेती है, और अपनी वैन में उसने अपनी स्केच फाइल्स और अपने कलर्स वगैरह रखे हुए हैं, और वो पहाड़ों को देख के अपनी स्केच फाइल में कलर्स स्कीम जो कलर स्कीम है वो कॉपी करती है, या जो भी चीज़ें उसको शेप्स और अच्छी लगती हैं, पत्थरों की शेप्स, उनके कलर्स, उनके जो टोन्स एंड डिफरेंट, वो जो भी नेचर में जिस तरह से भी है वो उसको थोड़ा ड्रॉ करती है एब्स्ट्रैक्ट तरीके से ही। मगर फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने स्टूडियो में आती है और डेली फिर पेंट करती है। तो अगर आपका एक्सेस है तो फिर आप इन पर्सन भी जाके इंस्पायरेशन ले सकते हैं ऐसी जगहों से, और अगर नहीं है तो फिर वीडियोस देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इन पर्सन लेना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं है, मैं हार्डली किसी ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ से मुझे इंस्पायरेशन नेचर से मिल सके, मगर मिल सकती है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, पौधे थोड़े बहुत देख सकते हैं। तो अपने आसपास से भी इंस्पायरेशन जिस हद तक भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप वीडियोस और फोटोग्राफ्स के ज़रिए भी इंस्पायरेशन ले सकते हैं। तो अगर आप बाकी के अगले स्टेप्स मिस भी कर देंगे, लेकिन आप यही वाला स्टेप फॉलो कर लेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे तो हुआ था, और मैंने देखा कि इससे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं आपको। आप ब्लैंक होके नहीं सोचते ना, फिर आपके सामने कुछ टारगेट होता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये कलर स्कीम ट्राई करते हैं। कुछ आपको जैसे होता है ना कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको लैंग्वेज सिखाई, आपकी मदर टंग आपको कितनी सीमलेस तरीके से आ गई थी, वरना एक नई लैंग्वेज सीखना आसान तो नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से जब आप कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से सीखेंगे ना, तो वो आपको सीमलेस तरीके से आ जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपने कितना कुछ सीख लिया होगा, और आपके काम में कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो
आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और स्टेप 2 का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये वाला तो बिल्कुल बेसिक्स है ना, लेकिन स्टेप जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनमें आपने किस तरीके से अपने काम को स्पीड अप करना है, किस तरीके से आपने कम्पीट करना है, और कैसे इम्प्रूवमेंट एकदम से लानी है, जल्दी लेके आनी है, वो सब मैं जो टिप्स है वो दूंगी, और वो स्टेप्स हैं जो लेकर आप वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो और दुआ भी ज़रूर किया करें अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए, सही डायरेक्शन के लिए और गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला की दुआ भी किया करें। सबसे बेस्ट गाइडेंस वैसे अल्लाह ताला की है, और इसी तरीके से नेचर का जो है वो सबसे बेस्ट है। आप अपनी जब किसी भी साइट पे स्टोरी लिखेंगे, हर साइट पे ही होता है ना, सेलिंग साइट पे कि अपनी स्टोरी भी आप लिखते हैं, तो आप लिखेंगे तो वो भी अगर आप रियलिटी में जो नेचर ने, कुदरत ने जो आपकी स्टोरी रखी हुई है वो आप लिखेंगे ना, तो वो भी बहुत अपील करती है लोगों को। अभी मुझे पिछले दिनों फेसबुक पे एक लड़की ने मैसेज किया और उसने मुझे बताया कि मैं बहुत दूर दराज के गांव के इलाके में रहती हूँ, तो मेरा जो इलाका है वो बहुत खूबसूरत है, और मैं और मेरी बहन हमें पत्थर इकट्ठे करने का शौक है, और हम बहुत सी अजीब अजीब शेप्स के पत्थर इकट्ठे करते हैं और फिर उसको पेंट थोड़ा बहुत करते हैं या कुछ बनाते हैं उससे। तो उसने मुझे पत्थर भी दिखाया, और वो बड़ा ही आर्टिस्टिक सा था, और मुझे उसकी स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि दूर दराज के इलाके में वो कही थी कि यहाँ तो दुकानें भी नहीं है ज़्यादा, और मैं अगर किसी से मंगवाऊँ चीज़ें तो मैं कहाँ से मंगवाऊँ, लाहौर में कहाँ से मिलेंगी। मतलब मुझे इतना अपीलिंग लगा कि कैसे दूर दराज के गाँव में वो कहीं रह रही है, और कैसे उसको पत्थर इकट्ठे करने का शौक है। तो मैं सोच रही थी कि वो अपनी ये स्टोरी एज इट इज़ लिखेगी, जैसे साची पे अगर लिखती है वो, तो कितनी अपीलिंग लगेगी लोगों को। तो जो आपकी स्टोरी है बाय नेचर, जो कुदरत ने रखी है ना, वो आप लिखें तो वो बहुत अपीलिंग होगी। तो यही मेरा मैसेज है आज की वीडियो के लिए। आई थिंक इसी नोट पे एंड करना चाहिए। खुदा हाफिज़।